तो दोस्तों फाइनली वो एक तरह से वर्ल्ड वार जेड है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार जेड 2 जो कि अपकमिंग मूवी है, ये हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसका पार्ट 1 हमें तकरीबन देखने को मिला था 2013 में। उसी के बाद से इंतज़ार था इसके पार्ट 2 का। तो उसी के बारे में मैं अपडेट आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कब तक आपको देखने को मिल सकती है इसका दूसरा पार्ट, और पूरी जानकारी इसके बारे में बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर जेड 2 अपकमिंग अमेरिकी एक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क फोर्स्टर ने किया है। मैथ्यू माइकल कार्नाहन, ड्रू गोडार्ड और डेमन लिंडेलोफ द्वारा लिखित पटकथा कार्नाहन और जे. माइकल स्ट्रेजिनस्की की कहानी पर आधारित है, जो मैक्स ब्रूक्स के 2006 के इसी नाम के उपन्यास से प्रेरित है। इसमें ब्रैड पिट ने गेरी लेन की भूमिका निभाई है, जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक है, जो अचानक ज़ोंबी सर्वनाश के समाधान की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करते हैं। 12 जिसमें मिरेल एनोस और जेम्स बैजडेल सहित सहायक कलाकार शामिल है। पिट के प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में ब्रूक्स के उपन्यास पर फिल्म के अधिकार सुरक्षित कर लिए और स्ट्रेजिनस्की को लिखने के लिए और फोर्स्टर को निर्देशन के लिए संपर्क किया गया। 2009 में कार्नाहन को पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया। दिसंबर 2012 की योजनाबद्ध रिलीज और $125 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ जुलाई 2011 में माल्टा में फिल्मांकन शुरू हुआ। अगस्त में ग्लासगो और अक्टूबर में बुडापेस्ट जाने से पहले उत्पादन को कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा और जून 2012 में रिलीज की तारीख को पीछे धकेल दिया गया और चालक दल 7 सप्ताह की अतिरिक्त शूटिंग के लिए बुडापेस्ट लौट आया। डेमन लिंडेलोफ को तीसरे एक्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट खत्म करने का समय नहीं था। वर्ल्ड वॉर जेड का प्रीमियर 2 जून 2013 को लंदन में हुआ और इसे 35वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए चुना गया। इसका प्रीमियर न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में 14 जून को हुआ और इसे 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य जगहों पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। समीक्षा आमतौर पर सकारात्मक थी, जिसमें पिट के प्रदर्शन और ज़ोंबी शैली के पुनरुद्धार के रूप में फिल्म की प्रशंसा की गई, लेकिन कुछ लोगों ने जो महसूस किया वह एक एंटी क्लाइमेक्स और स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी की कमी की आलोचना थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $190 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले $540 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली ज़ोंबी फिल्म बन गई। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद एक सीक्वल की घोषणा की गई थी, लेकिन फरवरी 2019 में बजट के मुद्दों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। 13 कथानक। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व अन्वेषक गेराल्ड गेरी लेन, उनकी पत्नी कैरिन और उनकी 2 बेटियां राहेल और कोनी फिलाडेल्फिया के डाउनटाउन में ट्रैफिक में फंस जाते हैं जब ज़ॉम्बी हमला करते हैं। इस अराजकता के दौरान वे न्यूयॉर्क भाग जाते हैं, जहां वे अपने साथ टॉमी को ले जाते हैं, जो अपने परिवार का आखिरी सदस्य है, जो अपने अपार्टमेंट में दुबका हुआ था लेकिन वहां से जाने से इनकार कर दिया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव थिएरी उमुटोनी द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया जाता है। इसके बाद समूह को अटलांटिक महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया जाता है, जहां वैज्ञानिकों की एक टीम प्रकोप का अध्ययन करती है। उनमें वायरोलॉजिस्ट एंड्रयू फास्बैक भी शामिल है, जो मानते हैं कि प्लेग एक वायरस के कारण होता है और इसका मूल पता लगाना वैक्सीन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जहाज से बेदखल होने के खतरे का सामना करते हुए गेरी अनिच्छा से फास्बैक की सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है। गेरी, फास्बैक और एक नेवी सील एस्कॉर्ट दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज के लिए उड़ान भरते हैं, जहां ज़ॉम्बी की पहली रिपोर्ट मिली थी, जिसके कारण टीम पर हमला हुआ। घबराया हुआ फास्बैक विमान के रैंप पर फिसल जाता है और गलती से खुद को गोली मार लेता है। टीम को कैंप में तैनात अमेरिकी सैनिकों द्वारा बचाया जाता है और गेरी को पता चलता है कि संक्रमण बेस के डॉक्टर द्वारा लाया गया था। वहां कैद एक CIA अधिकारी गेरी को इजराइल की ओर ले जाता है, जहां मोसाद ने एक सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है। यरूशलम में गेरी की मुलाकात मोसाद के एक उच्च पदस्थ अधिकारी जुर्गेन वार्मब्रन से होती है, जो बताता है कि ज़ॉम्बी से लड़ रहे भारतीय सैनिकों के बीच संचार को बाधित करने के कारण ही इजराइल ने सुरक्षा स्थापित की है।
यरूशलम ने एक विशाल दीवार का निर्माण करके और शरणार्थियों को शहर के भीतर शरण लेने की अनुमति देकर खुद को सुरक्षित किया है। हालांकि शरणार्थियों के जोरदार जश्न मनाने से ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं, जिससे दीवार टूट जाती है। जब अराजकता फैलती है और शहर में अतिक्रमण होता है, तो वार्मब्रन इजरायली सैनिकों को गेरी के साथ उसके विमान तक जाने का निर्देश देता है। इस अराजकता के बीच गेरी देखता है कि ज़ॉम्बी एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक कुपोषित लड़के को अनदेखा कर रहे हैं, जो जमीन पर बेसुध पड़े हैं। जब गेरी के अनुरक्षकों में से एक सेगेन के हाथ पर काट लिया जाता है, तो वह उसे मुड़ने से रोकने के लिए उस अंग को काट देता है। साथ में वे एक वाणिज्यिक विमान से भाग जाते हैं। गेरी ने थियरी को फोन किया और अनुरोध किया कि वह विमान को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वामित्व वाले कार्डिफ में एक चिकित्सा अनुसंधान सुविधा में पुनर्निर्देशित करे। यात्रा के दौरान एक स्टोअवे ज़ॉम्बी यात्रियों पर हमला करता है। ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए गेरी केबिन में घुसने और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक ग्रेनेड विस्फोट करता है, जिसके परिणामस्वरूप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। गेरी के मारे जाने के बाद उसके परिवार को वाहक से नोवा स्कोटिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गेरी और सेगेन दुर्घटना से बच जाते हैं, हालांकि गेरी अपनी सीट पर फंस जाता है और उसे चोटें आती हैं। सेगेन गेरी की सहायता के लिए आता है और साथ में वे कार्डिफ सुविधा तक पहुंचते हैं। हालांकि गेरी अपनी चोटों के कारण बेहोश हो जाता है और डब्ल्यूएचओ कर्मचारियों से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के 3 दिन बाद होश में आता है। वह सुझाव देता है कि ज़ॉम्बी उन लोगों को अनदेखा करें जो पहले से ही बीमार या घायल हैं, क्योंकि वे संक्रमण के लिए उपयुक्त मेजबान नहीं हैं। गेरी ज़ॉम्बी के खिलाफ छलावरण के रूप में स्वस्थ व्यक्तियों को एक इलाज योग्य रोगज़ंक के साथ इंजेक्शन लगाने का प्रस्ताव देता है। हालांकि रोगज़ंक के नमूने डब्ल्यूएचओ सुविधा के एक हिस्से में ज़ॉम्बी से भरे हुए हैं। गेरी, सेगेन और मुख्य चिकित्सक प्रयोगशाला में घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलती से ज़ॉम्बी को सचेत कर देते हैं। सेगेन और डॉक्टर गेरी से अलग हो जाते हैं, जो ज़ॉम्बी को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि उनका रास्ता भी ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ता है, जिससे गेरी नमूनों तक पहुंचने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति रह जाता है। वह रोगज़ंक के नमूने वापस ले लेता है, लेकिन जैसे ही गेरी जाने वाला होता है, एक अकेला ज़ॉम्बी उसका रास्ता रोक देता है। गेरी अपने सिद्धांत का परीक्षण खुद को इंजेक्शन लगाकर करता है। जैसे ही गेरी दरवाज़ा खोलता है, उसका सिद्धांत सही साबित होता है। ज़ॉम्बी गेरी को अनदेखा कर देता है, जिससे वह अपने पास मौजूद रोगजनक नमूनों के साथ निकल जाता है। गेरी और सेगेन फ्रीपोर्ट, नोवा स्कोटिया में एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं और करिन, गेरी की बेटियों और टॉमी के साथ फिर से मिलते हैं, जिसे अब करिन और गेरी द्वारा पाला जा रहा है। एक वैक्सीन बनाई जाती है जो ज़ॉम्बी के खिलाफ चुपके से काम करती है, जिससे नागरिक संक्रमित क्षेत्रों को सुरक्षित रूप से खाली कर सकते हैं और सेना को ज़ॉम्बी से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने में सक्षम बनाती है। ढालना: ब्रैड पिट, गेराल्ड, गेरी, लेन, एक सेवानिवृत्त संयुक्त राष्ट्र अन्वेषक, जिसे ज़ोंबी महामारी के इलाज की खोज में मदद करने के लिए वापस बुलाया गया है। मिरेल एनोस, करिन लेन, गेरी की समर्पित और सहायक पत्नी। डेनियला कर्टेज, सेगेन, नाम के बजाय सैन्य पद से संदर्भित, एक इजरायली सैनिक जिससे गेरी की मुलाकात उसके मिशन के दौरान होती है। जेम्स बैजडेल, कैप्टन स्पीके, दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज में तैनात एक अमेरिकी सेना रेंजर। डेविड मोर्स, एक पूर्व CIA अधिकारी की भूमिका में हैं, जिन्हें उत्तर कोरिया की ज़ोंबीज के विरुद्ध लड़ाई में सहायता करने के कारण कैंप हम्फ्रीज में कैद कर लिया गया है। फाना मोकेना, थियरी उमुटोनी, संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, गेरी के पूर्व बॉस जो उसे वायरोलॉजिस्ट को एस्कॉर्ट करने के लिए भर्ती करते हैं। डेविड एंड्रयूज अमेरिकी नौसेना के कप्तान की भूमिका में हैं, जो उस जहाज के प्रभारी हैं जिस पर लेन परिवार को लाया गया है। स्टर्लिंग जेरिन्स, कॉन्स्टेंस लेन, गेरी और कैरिन की छोटी बेटी। एबिगेल हरग्रोव, रेचल लेन, गेरी और कैरिन की बड़ी बेटी। पीटर कैपाल्डी वेल्स में WHO के डॉक्टर बने। वेल्स में पियर फ्रांसेस्को फेविनो को WHO डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वेल्स में WHO डॉक्टर के रूप में रूथ नेगा। वेल्स में मोरिट्स ब्ले बटरू को WHO डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया।
जुर्गन वार्मब्रन के रूप में लुडी बोकेन, एक उच्च पदस्थ मोसाद अधिकारी। ग्रेगोरी फिटोसी 130 पायलट के रूप में जो गेरी को दक्षिण कोरिया से इज़राइल ले जाता है। इसके अलावा एलिस गैबेल ने एंड्रयू फासबैक की भूमिका निभाई है, जो एक जल्द ही मृत वायरोलॉजिस्ट है जिसे गेरी ने दक्षिण कोरिया पहुंचाया था। मैथ्यू फॉक्स नौसेना के जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में दिखाई देते हैं जिस पर लेंस रहते हैं, हालांकि उनके अधिकांश दृश्य अंतिम फिल्म से काट दिए गए थे। उत्पादन विकास 2008 में मार्क फोर्स्टर को इस फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। एपियन वे प्रोडक्शंस के साथ बोली युद्ध के बाद ब्रैड पिट की प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में मैक्स ब्रूक्स के उपन्यास के स्क्रीन अधिकार सुरक्षित कर लिए। 14 पटकथा का पहला मसौदा जे माइकल स्ट्रेजिंस्की ने लिखा था, जिन्होंने काम को अनुकूलित करने में चुनौती की पहचान एक ऐसी पुस्तक से मुख्य चरित्र बनाने के रूप में की जो ज़ोंबी युद्धों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के रूप में पढ़ती है। 15 मार्क फोर्स्टर ने निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और फिल्म को 1970 के दशक की साजिश थ्रिलर जैसे ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1974 की याद दिलाने वाली बताया। 16 स्ट्रेजिंस्की ने 2002 की जासूसी फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी को एक उपयुक्त तुलना के रूप में पहचाना और कहा कि फिल्म का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दायरा होगा जो राजनीतिक जोर बनाए रखेगा। 17, 19, 20 ब्रूक्स ने कहा, मैं इसे नहीं बता सकता, लेकिन स्ट्रेजिंस्की ने इसे एक साथ जोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया। मैंने जो आखिरी ड्राफ्ट पढ़ा वह अद्भुत था। 21 मार्च 2008 में एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसके कारण आइंड इट कूल न्यूज़ द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें कहा गया कि न केवल एक कठिन पुस्तक का एक अच्छा रूपांतरण, बल्कि एक शैली परिभाषित कार्य है जो हमें इस बात पर बहस करते हुए देख सकता है कि एक ज़ोंबी फिल्म बेस्ट पिक्चर सामग्री के रूप में योग्य है या नहीं। 22 स्क्रिप्ट को इतना सम्मान मिला कि इसे 2007 की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली पटकथाओं की ब्लैक लिस्ट में जगह मिली, जो अभी तक निर्मित नहीं हुई हैं। 23 आइंड इट कूल न्यूज़ की समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया कि फिल्म शैलीगत रूप से चिल्ड्रन ऑफ मेन 2006 के समान प्रतीत होती है, जिसमें गेरी लेन युद्ध के बाद की दुनिया की यात्रा करते हैं और ज़ोंबी युद्ध के बचे लोगों का साक्षात्कार करते हैं, जो आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि क्या जीवित रहना किसी तरह की जीत है। 22 दिसंबर 2008 में स्ट्रेजिंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2009 की शुरुआत तक फिल्म का निर्माण शुरू हो जाएगा। 17 लेकिन मार्च 2009 में फॉस्टर ने कहा कि स्क्रिप्ट अभी भी विकास में थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वर्ल्ड वॉर Z उनकी अगली फिल्म होगी। 24 बाद में मार्च में अफवाहें सामने आईं कि प्रोडक्शन ऑफिस स्थापित किए गए थे और फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था। 25 फिर जून में फॉस्टर ने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि फिल्म में देरी होगी, यह कहते हुए कि इसकी स्क्रिप्ट को अभी भी बहुत विकास की आवश्यकता है और अभी भी साकार होने से बहुत दूर है। 26 ब्रूक्स ने खुलासा किया कि जुलाई 2009 में मैथ्यू माइकल कार्नाहन द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि इसमें निवेश की जा रही धनराशि के कारण इससे निर्माता का इस परियोजना में विश्वास दिखा। 27 पैरामाउंट पिक्चर्स और यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने 2010 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में घोषणा की कि फोर्स्टर को निर्देशक के रूप में चुना गया है और पिट को मुख्य भूमिका निभाने की पुष्टि की गई है। 28 मार्च 2011 में वल्चर पर यह बताया गया कि पैरामाउंट एक सवित्त पोषक की तलाश कर रहा था और संभवतः बिना किसी के अनुकूलन पर प्लग खींच लेगा। 29 लेख में यह भी कहा गया है कि पैरामाउंट के लगातार सवित्त पोषक डेविड एलिसन को लुभाने के लिए 11वें घंटे का प्रयास किया जा रहा है। एक हफ्ते बाद यह बताया गया कि डेविड एलिसन के स्काईडांस प्रोडक्शंस और 2 अन्य फाइनेंसरों के साथ गर्मागरम प्री प्रोडक्शन अप्रैल 2011 में शुरू हुआ, जिसमें रॉबर्ट रिचर्डसन को सिनेमेटोग्राफर और निगेल फेल्प्स को प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में घोषित किया गया। 31 उसी महीने यह बताया गया कि फिल्मांकन स्थानों में पाइनवुड स्टूडियो और लंदन, इंग्लैंड शामिल होंगे। 32 इसके अलावा अप्रैल में मिरेल एनोस को गेरी लेन की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मां के रूप में चुना गया। 33
जून में जेम्स बैजडेल ने फिल्म में एक अमेरिकी सैनिक के रूप में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, जो अधिकारियों को ज़ोंबी खतरे के बारे में सचेत करने की कोशिश करता है। 34 मैथ्यू फॉक्स और एड हैरिस ने बातचीत शुरू की और जूलिया लेविबोकिन को फिल्म में शामिल होने के लिए तैयार किया गया। 35 यह बताया गया कि अगले महीने माल्टा में फिल्मांकन शुरू होगा और इसमें वेलेटा और 3 सिटीज शामिल होंगे। 36 कुछ दिनों बाद यह बताया गया कि अगस्त में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी फिल्मांकन होगा। 37 फिलाडेल्फिया के लिए शहर दोगुना हो जाएगा, झूठी दुकान के सामने का निर्माण किया जाएगा और सड़कों पर अमेरिकी कारें होंगी। 38 ग्लासगो को कथित तौर पर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सही शहर के केंद्र स्थान की तलाश में कई महीनों के बाद चुना गया था। 37 फिलाडेल्फिया को फिल्म निर्माताओं के लिए राज्य कर क्रेडिट के बारे में अनिश्चितताओं के कारण पारित किया गया था। 39 ग्लासगो जाने से पहले मूल रूप से फिल्मांकन रॉयल टुनब्रिज वेल्स, इंग्लैंड में होने की योजना थी। 40 बाद में जून में विजुअल इफेक्ट्स हाउस सिनेसाइट ने घोषणा की कि यह काफी मात्रा में शॉट्स पर काम करेगा। 41 महीने के अंत में यह बताया गया कि पिछली रिपोर्टों के बावजूद न तो फॉक्स और न ही हैरिस फिल्म में अभिनय करेंगे। फॉक्स के पास समिट एंटरटेनमेंट में टाइलर पेरी के साथ एलेक्स क्रॉस में अभिनय करने की उनकी पूर्व प्रतिबद्धता से उपजी एक शेड्यूलिंग संघर्ष था। 42 हालांकि बाद में उन्हें फालमाउथ, कॉर्नवाल में वर्ल्ड वॉर जेड के लिए दृश्यों को फिल्माते हुए देखा गया था। 43 फिल्माने जॉर्ज स्क्वायर, ग्लासगो में फिल्मांकन अगस्त 2011 $125 मिलियन से अधिक के कथित बजट के साथ। 29 वर्ल्ड वॉर जेड ने जुलाई 2011 में माल्टा में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की। कुछ दिनों बाद उत्पादन की पहली छवियां जारी की गईं। 44 फिल्मांकन अगस्त में ग्लासगो में स्थानांतरित होने वाला था, जिसमें प्रोडक्शन कंपनी शूटिंग के लिए 2000 स्थानीय एक्स्ट्रा की भर्ती करना चाहती थी। 45 फिलाडेल्फिया के एक वित्तीय जिले में सेट किए गए दृश्य में प्रदर्शित होने के अवसर की उम्मीद में 9 जुलाई को ग्लासगो में एक कास्टिंग कॉल में कम से कम 3000 लोग पहुंचे। 46 दृश्यों को फालमाउथ, कॉर्नवाल में भी फिल्माया गया था। 47 जुलाई में भी अभिनेता एलिस गैबेल को फास्टबैक नामक एक पात्र के रूप में लिया गया था। 48 अगस्त में ब्रायन क्रैंस्टन ने एक छोटी लेकिन आकर्षक भूमिका में फिल्म में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन अंतः शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। अगस्त में भी स्कॉटलैंड के ग्रेंजमाउथ में ग्रेंजमाउथ रिफाइनरी की परिधि पर एक सड़क के किनारे फिल्मांकन होना तय हुआ था। सड़क की लंबाई के लिए चुना गया स्थान, जो शॉट के लिए महत्वपूर्ण था। 50 कुछ दिनों बाद पैरामाउंट ने घोषणा की कि फिल्म 21 दिसंबर 2012 को रिलीज होगी। 51 बाद में उसी महीने में ग्लासगो में फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म के लोकेशन मैनेजर ने कहा कि ग्लासगो को इसकी वास्तुकला, चौड़ी सड़कों और ग्रिड लेआउट के कारण चुना गया था। 52 ग्लासगो की शूटिंग से पहले रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी जहाज RFA आर्गस पर भी दृश्य फिल्माए गए। आर्गस के नाविक स्टीवन मैकमेनेमी ने कहा, जहाज रवाना हो गया और हमारे साथ 4 छोटे कटमरैन जुड़ गए, जिनका उपयोग कैमरों के लिए मार्कर के रूप में किया जा रहा था, ताकि बाद में CGI के साथ युद्धपोतों को जोड़ा जा सके। 53 अक्टूबर में डेविड मोर्स को एक परित्यक्त जेल में रहने वाले कैदी के रूप में चुना गया। 54 फिल्म निर्माताओं ने शुरू में रूस में सेट एक चरमोत्कर्ष युद्ध दृश्य को फिल्माने का इरादा किया था और चालक दल इसे वहां फिल्माने के लिए बुडापेस्ट चले गए। 55 बुडापेस्ट में फिल्मांकन 10 अक्टूबर की शाम को शुरू हुआ। 56 उस सुबह हंगेरियन काउंटर टेररिज्म सेंटर ने उस गोदाम पर छापा मारा जहां फिल्मांकन के लिए बंदूकें पहुंचाई गई थीं। 56 85 असॉल्ट राइफलें, स्नाइपर राइफलें और हैंडगन एक निजी विमान से रातों-रात बुडापेस्ट पहुंच गई थीं, लेकिन फिल्म के निर्माता हंगेरियन अधिकारियों के साथ डिलीवरी को मंजूरी देने में विफल रहे थे, और जबकि आयात दस्तावेज ने संकेत दिया था कि हथियार निष्क्रिय कर दिए गए थे, सभी पूरी तरह कार्यात्मक पाए गए। 56 57 10 फरवरी 2012 को आरोप हटा दिए गए क्योंकि जांचकर्ता यह पहचानने में असमर्थ थे कि किस संगठन या व्यक्ति के पास स्वामित्व अधिकार थे। मुख्य फोटोग्राफी 4 नवंबर 2011 को पूरी हुई। डाक उत्पादन जून 2012 में
पटकथा लेखक डेमन लिंडेलोफ को फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसकी शूटिंग सितंबर या अक्टूबर में शुरू होनी थी। 59 उन्हें स्क्रिप्ट के इतिहास से बोझिल न होते हुए एक नए नजरिए के रूप में लाया गया था और उन्होंने कहा, ब्रैड पिट ने मुझे बताया कि जब उन्होंने किताब पढ़ी तो वे कितने उत्साहित थे, उनके लिए क्या रोमांचक था इसका भूराजनीतिक पहलू। लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया तो कहानी को एक साथ लाने के लिए बहुत सारी चीजों को हटाना पड़ा। 60 लिंडेलोफ ने बताया कि स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले शुरू हुई शूटिंग के संबंध में स्क्रिप्ट में अक्षमताएं थीं, जिससे अंत अचानक और असंगत हो गया और फिल्म में फुटेज का एक बड़ा हिस्सा गायब था। उन्होंने अधिकारियों के सामने 2 विकल्प रखे, जिन्होंने अंत को बदलने के लिए अंततः 30 से 40 मिनट का अतिरिक्त फुटेज शूट करने का विकल्प चुना। हालांकि लिंडेलोफ के पास नए अंत की पटकथा लिखने का समय नहीं था, इसलिए जुलाई में पैरामाउंट ने अपने लॉस्ट पार्टनर ड्रू गोडार्ड को काम पूरा करने के लिए काम पर रखा। 61 गोडार्ड ने बाद में क्रिएटिव स्क्रीन राइटिंग को बताया, मेरे लिए वर्ल्ड वॉर ज़ेड का सबसे बड़ा सबक यह था कि पैरामाउंट, प्लान बी और ब्रैड पिट ने बस इतना कहा, चलिए दर्शकों के लिए स्क्रीन पर इसे लाने से पहले इस फिल्म को फिल्म का सबसे अच्छा संस्करण बनाने के लिए समय निकालते हैं। ऐसा बहुत बार नहीं होता है। बहुत बार वे बस फिल्म को वहां फेंक देते हैं और कहते हैं, हम अपने शुरुआती सप्ताहांत में सारा पैसा कमा लेंगे और फिर फिल्म चली जाएगी। मैं यह सोचकर दूर चला गया, हम और फिल्मों पर ऐसा क्यों नहीं करते। 62 रीशूट और अन्य ओवरेज के कारण फिल्म का बजट लगभग $190 मिलियन तक बढ़ गया, जिसने पैरामाउंट के अध्यक्ष मार्क इवांस को चौंका दिया। 63 बुडापेस्ट में शूट किए गए कई दृश्य, जिसमें मॉस्को के रेड स्क्वायर में ज़ॉम्बी के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई शामिल है। 64 को फिल्म के राजनीतिक पहलुओं को कम करने और इसे अधिक सामान्य रूप से मैत्रीपूर्ण ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर की ओर ले जाने के लिए अंतिम कट से हटा दिया गया था। 65 रूस में चरमोत्कर्ष युद्ध दृश्य, जिसके लिए 12 मिनट का फुटेज था, कथित तौर पर पिट के चरित्र को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एक योद्धा नायक की तरह दिखाया गया था, न कि पहले के कृत्यों के सहानुभूतिपूर्ण पारिवारिक व्यक्ति की तरह। दूसरी इकाई के निर्देशक साइमन क्रेन ने कहा, यह अब चरित्रचालित नहीं था। फिल्म निर्माताओं को वास्तव में यह सोचने की जरूरत थी कि वे तीसरे अधिनियम के साथ क्या करना चाहते हैं। 55 सैंडविच केंट में डिस्कवरी पार्क में फाइजर बिल्डिंग में अतिरिक्त दृश्य भी फिल्माए गए, जहां गेरी ज़ोंबी महामारी का इलाज खोजने की कोशिश करता है। 66 मार्च 2013 में यह बताया गया कि पैरामाउंट ने फिल्म में एक दृश्य बदल दिया, जिसमें पात्र अनुमान लगाते हैं कि ज़ोंबी प्रकोप मुख्य भूमि चीन में उत्पन्न हुआ था, देश में वितरण सौदा करने की उम्मीद में। 67 चीन में आगामी रिलीज से परिचित एक कार्यकारी ने जून में द रैप को बताया कि फिल्म के एक कट को चीनी सेंसर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। पैरामाउंट के एक कार्यकारी ने तर्क दिया कि वह किसी भी अस्वीकृति से अनजान था, यह समझाते हुए, हमने एक संस्करण प्रस्तुत किया है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 68 संगीत मुख्य लेख वर्ल्ड वॉर ज़ेड साउंड ट्रैक। दिसंबर 2011 में यह बताया गया कि मार्को बेल्ट्रामी ने वर्ल्ड वॉर ज़ेड के लिए स्कोर बनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। 69 मई 2013 में ब्रिटिश रॉक बैंड म्यूज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें संकेत दिया गया कि वे फिल्म के साउंड ट्रैक में योगदान देंगे। उनके 2012 के एल्बम द सेकंड लॉ से गीत द सेकंड लॉ, आइसोलेटेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक बैंड नीरो द्वारा निर्मित फॉलो मी के वाद्य संस्करण का उपयोग किया गया था। 18 जून 2013 को वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया, जिसमें बेल्ट्रामी द्वारा रचित मूल स्कोर शामिल था। 71 मुक्त करना अभिनेता ब्रैड पिट फिल्म के सिडनी प्रीमियर में शामिल हुए। वर्ल्ड वॉर ज़ेड को शुरू में पैरामाउंट और स्काईडांस द्वारा 21 दिसंबर 2012 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मार्च 2012 में इसे 21 जून 2013 तक के लिए टाल दिया गया, जिसमें पैरामाउंट ने जैक रीचर को दिसंबर 2012 की तारीख पर रिलीज करने का चुनाव किया। 71 इसका विश्व प्रीमियर 2 जून 2013 को लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में एम्पायर सिनेमा में आयोजित किया गया था। 6 जून को ब्रैड पिट ने एक ही दिन अटलांटा, फिलाडेल्फिया,
शिकागो और ऑस्टिन में फिल्म की स्क्रीनिंग में भाग लिया। 74 यह फिल्म अपने वैश्विक लॉन्च से 2 दिन पहले 19 जून को एस्टन लेन में ग्लासगो के ग्रोसवेनर सिनेमा में रिलीज हुई। 75 और अगले दिन 35वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। 76 होम मीडिया यह फिल्म 24 सितंबर 2013 को ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज की गई थी। ब्लूरे रिलीज में फिल्म का एक अनरेटेड वैकल्पिक कट शामिल है। 77 जिसमें 7 मिनट का अतिरिक्त फुटेज है, जिसमें से अधिकांश में एक्शन दृश्यों में हिंसा और रहस्य के अतिरिक्त क्षण शामिल हैं। स्वागत बॉक्स ऑफिस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में $202.41 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $337.6 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $540 मिलियन की कमाई हुई। 11 वैरायटी ने इसे एक सच्ची बॉक्स ऑफिस हिट कहा। 78 हालांकि डेडलाइन हॉलीवुड ने बाद में कहा कि यह मुश्किल से ही लागत निकाल पाई। 10 उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन $25.2 मिलियन कमाए। 79 जिसमें गुरुवार रात और आधी रात के शो से $3.6 मिलियन शामिल थे। 80 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $66.4 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे स्थान पर रही। 81 यह उस समय किसी ऐसी फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था जिसने पहले स्थान पर शुरुआत नहीं की थी। द डे आफ्टर टुमारो 2004 के पीछे 85.8 मिलियन के साथ। 82 ब्रैड पिट अभिनीत किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड। 81 और जून में रिलीज हुई फिल्मों में छठी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। 83 अन्य क्षेत्रों में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन गुरुवार 20 जून 2013 $5.7 मिलियन कमाए। 80 और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 45.8 मिलियन कमाए, जो तीसरे स्थान पर रहा। 81 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 278 आलोचकों की 67% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.210 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है यह असमान है और स्रोत पुस्तक से अलग है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जेड अभी भी ज़ॉम्बी शैली में स्मार्ट, तेज गति वाले रोमांच और ब्रैड पिट से एक ठोस प्रदर्शन लाता है। 84 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 46 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 63 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 85 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 86 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3.5 अंक दिए और कहा यह बेहद मनोरंजक है और लगभग बिना रुके एक्शन प्रदान करता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3 अंक दिए और कहा कि रहस्य बहुत बढ़िया है। 87 द गार्जियन के हेनरी बार्न्स ने फिल्म को ज़ॉम्बी शैली में बड़े पैमाने पर गंभीरता का प्रयास माना, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक एक्शन थ्रिलर बन गई। 88 वैरायटी के लिए लिखते हुए स्कॉट फाउंडस ने फिल्म को ज़ॉम्बी मूवी कैनन के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट, मनोरंजक और कल्पनाशील जोड़ पाया, जो बड़े पैमाने पर पुनर्लेखन, रीशूट और अन्य पोस्ट प्रोडक्शन पैचवर्क के कुछ स्पष्ट संकेत दिखाता है। 89 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने कहा कि ब्रैड पिट एक वैश्विक ज़ॉम्बी विद्रोह के बारे में एक विसर्जित सर्वनाशकारी तमाशा में एक सक्षम प्रदर्शन देता है। 90 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने कहा यह व्यावसायिक मनोरंजन की सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन उनके भीतर समय बिताने के दिलचस्प तरीके खोजने के लिए वह सब करता है जो यह कर सकता है। 91 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने टिप्पणी की कि वर्ल्ड वॉर जेड कुछ हद तक अलग अलग फिल्मों की एक श्रृंखला की तरह है और वह मोड़ जहां कार्यवाही पर नया अंतिम अधिनियम जोड़ा गया था वह अचूक है, लेकिन जब तक आप फिल्म के परेशान अतीत के बारे में नहीं जानते तब तक आप कभी नहीं अनुमान लगा सकते कि यह अस्तित्व में है। 92 एक नकारात्मक समीक्षा में न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमियर ने कहा कि वर्ल्ड वॉर जेड कोई ग्रीष्मकालीन थ्रिलर नहीं है, यह एक एनीमिक एक्शनर है जो निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए मृत अंगों की तरह उत्साह को बढ़ावा देता है। 93
द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने सोचा कि फिल्म अपने परेशान विकास से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अंतिम उत्पाद में इसके बारे में एक विस्तृत बेकारता है और फिल्म में हिम्मत के बीच कोई दिल नहीं है। 94 द रैप के अलोंसो डुराल्ड ने कहा, संभावित मानव विलुप्त होने की भयावहता को चित्रित करने में इसकी सभी प्रभावशीलता के लिए फिल्म के वास्तविक मनुष्य इतने निर्जीव हैं कि यह वीडियो गेम प्लांट्स बनाम ज़ॉम्बी का मूवी संस्करण भी हो सकता है। 95 पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2013 फ्राइट मीटर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव विश्व युद्ध मनोनीत। गोल्डन श्मोस पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म मनोनीत। वर्ष का सबसे बड़ा आश्चर्य मनोनीत। गोल्डन ट्रेलर पुरस्कार ग्रीष्म 2013 ब्लॉकबस्टर ट्रेलर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर 2013 टीवी स्पॉट मनोनीत। हॉलीवुड फिल्म पुरस्कार हॉलीवुड मूवी अवार्ड मार्क फॉस्टर मनोनीत। IGN समर मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म विश्व युद्ध मनोनीत। प्रमुख कला पुरस्कार मनोनीत। रोंडो है 10 क्लासिक हॉरर अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ ऑडियो विजुअल तकनीक पैरामाउंट पिक्चर्स बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट मनोनीत। सैटेलाइट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव एंड्रयू आर जोन्स जेसिका नॉर्मन मैट जॉनसन स्कॉट फ्रार मनोनीत। टीन च्वाइस अवार्ड्स पसंदीदा ग्रीष्मकालीन फिल्म एक्शन एडवेंचर विश्व युद्ध मनोनीत। 2014 40वां सैटर्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म जीत गया। 96 35वां युवा कलाकार पुरस्कार फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी युवा अभिनेत्री अबीगैल हरग्रोव मनोनीत। 97 वीडियो गेम फॉस्फर गेम स्टूडियो द्वारा एक टाई इन मोबाइल गेम विकसित किया गया था और मई 2013 में iOS के लिए रिलीज किया गया था। यह गेम फिल्म का स्पिन-ऑफ है जो डेनवर, क्योटो और पेरिस में सेट है और इसमें पात्रों की एक मूल कास्ट है। 98 अप्रैल 2019 में सेबर इंटरैक्टिव ने प्लेस्टेशन 4, विंडोज पीसी, एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच के लिए इसी नाम का एक सहकारी थर्ड पर्सन शूटर गेम जारी किया, जिसमें न्यूयॉर्क, यरूशलेम, मॉस्को, टोक्यो और मार्सिले में दुनिया भर में सेट किए गए मिशन शामिल हैं। 99 100 रद्द किया गया सीक्वल जनवरी 2012 में लॉस एंजल्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय मार्क फोर्स्टर और पैरामाउंट पिक्चर्स दोनों ने वर्ल्ड वॉर जेड को एक त्रयी के रूप में देखा था, जिसमें डेमन की जेसन बॉर्न श्रृंखला का जमीनी गनमेटल यथार्थवाद होगा जो AMC के द वॉकिंग डेड के अस्थिर अंत समय के माहौल से जुड़ा होगा। 101 फिल्म के उत्पादन की परेशानियों के कारण भविष्य की किश्तों की योजनाएं कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गईं, लेकिन जून 2013 में फिल्म की सफल शुरुआत के बाद पैरामाउंट ने घोषणा की कि वह एक सीक्वल के साथ आगे बढ़ रहा है। 102 दिसंबर में यह बताया गया कि जे बायोना को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 103 और मई 2014 में स्टीवन नाइट को पटकथा लिखने के लिए तैयार किया गया था। 104 मई 2015 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल 9 जून 2017 को रिलीज किया जाएगा। 105 लेकिन जनवरी 2016 में पैरामाउंट ने घोषणा की कि निर्देशक बायोना ने अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण परियोजना छोड़ दी है। 106 वैराइटी ने अगस्त 2016 में बताया कि सीक्वल अभी प्रोडक्शन में नहीं था, लेकिन डेविड फिंचर ने निर्देशक बनने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी और अप्रैल 2017 में बताया गया कि फिंचर साइन करने के लिए डील के करीब थे। 107 108 8 फरवरी 2017 को पैरामाउंट ने घोषणा की कि सीक्वल की शूटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है और इसे 2018 या संभवतः 2019 तक रिलीज नहीं किया जाएगा। 109 मार्क फोर्स्टर जन्म 30 नवंबर 1969 एक जर्मन स्विस फिल्म निर्माता हैं। उन्हें फीचर फिल्मों मॉन्स्टर बॉल, फाइंडिंग नेवरलैंड, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, क्वांटम ऑफ सोलेस, वर्ल्ड वॉर जेड और क्रिस्टोफर रॉबिन के निर्देशन के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई टेलीविजन विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है। वह बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित हैं। जीवन और कैरियर फोर्स्टर का जन्म 30 नवंबर 1969 को पश्चिम जर्मनी के बवेरिया के न्यू उल्म जिले के आज इलर्टिसन में हुआ था। उनके माता पिता एक जर्मन डॉक्टर और एक स्विस वास्तुकार जब फोर्स्टर 9 साल के थे तब स्विट्जरलैंड चले गए।
उन्होंने अपनी किशोरावस्था पूर्वी स्विट्जरलैंड के एक शीतकालीन रिसॉर्ट दावोस और मध्य स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इंस्टीट्यूट मोंटाना जुगरबर्ग में बिताई। 1990 में जब वह 20 साल का था, फोर्स्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क चला गया। अगले 3 वर्षों तक उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के फिल्म स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने कई वृत्तचित्र फिल्में बनाईं। 1995 में वह हॉलीवुड चले गए और लाउंजर्स नामक $10,000 की लागत वाली एक प्रयोगात्मक कम बजट की फिल्म की शूटिंग की, जिसने स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता। फोर्स्टर की पहली फीचर लेंथ मोशन पिक्चर मनोवैज्ञानिक ड्रामा एवरीथिंग पुट टुगेदर 2000 थी, जिसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2. उनकी सफल फिल्म मॉन्स्टर बॉल 2001 थी, जिसमें उन्होंने हेली बेरी को उनके अकादमी पुरस्कार विजेता प्रदर्शन में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति की पत्नी के रूप में निर्देशित किया था। इस फिल्म में बिली बॉब थॉर्नटन, हीथ लेजर, पीटर बॉयल और सीन कॉम्ब्स भी थे। उनकी अगली फिल्म फाइंडिंग नेवरलैंड 2004 लेखक जेएम बैरी के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 7 अकादमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल है। फोर्स्टर को उनके निर्देशन के लिए बाफ्टा, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए। फोर्स्टर की अगली फिल्म थ्रिलर स्टे 2005 में इवान मैकग्रेगर और नाओमी वाट्स ने अभिनय किया और $50 मिलियन के अनुमानित बजट पर संयुक्त राज्य अमेरिका में $8 मिलियन USD की कमाई की। 3. स्ट्रेंजर दैन फिक्शन 2006 विल फेरेल अभिनीत एक असली रोमांटिक कॉमेडी एक महत्वपूर्ण सफलता थी। 4. फिल्म ने दुनिया भर में $54 मिलियन की कमाई की। 5. और विल फेरेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। इसके बाद फोर्स्टर ने बेस्टसेलर खालिद हुसैनी की द काइट रनर का एक रूपांतरण निर्देशित किया, जिसकी पटकथा उनके बार-बार सहयोगी डेविड बेनियोफ ने लिखी और इसमें ब्रिटिश नवागंतुक खालिद अब्दुल्ला ने अभिनय किया। यह फिल्म एक अफगान-अमेरिकी व्यक्ति की कहानी है जो अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को बचाने के लिए युद्ध से तबाह अपने देश लौटता है। द काइट रनर 14 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $73 मिलियन की कमाई की। 6. इसने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाफ्टा बोली के लिए नामांकन भी अर्जित किया। इसके अलावा फोर्स्टर ने 22वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस का निर्देशन किया, जिसकी शूटिंग 2 जनवरी 2008 को उनके 38वें जन्मदिन के तुरंत बाद शुरू हुई, जिससे वे श्रृंखला के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए, गाय हैमिल्टन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, जो फोर्स्टर के जन्म से 5 साल पहले गोल्डफिंगर का निर्देशन करते समय 41 वर्ष के थे। क्वांटम ऑफ सोलेस यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर 2008 को रिलीज हुई थी। 7. 8. यह फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉन्ड फिल्मों में से एक बन गई, जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $586 मिलियन से अधिक की कमाई की। 9. 2011 में फोर्स्टर ने उपन्यास वर्ल्ड वॉर ज़ेड के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसमें ब्रैड पिट ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसकी घोषणा पैरामाउंट ने 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में की। 10. फिल्म ने 21 जून 2013 को $66 मिलियन से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में $540 मिलियन से अधिक की कमाई की। आज तक कब यह ब्रैड पिट के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और अब तक की सबसे सफल ज़ॉम्बी फिल्म है। 11. फोर्स्टर ने ऑल आई सी इज़ यू की पटकथा का निर्देशन किया, जो एक दृष्टिहीन महिला ब्लेक लाइवली और उसके पति जेसन क्लार्क पर आधारित एक दृश्यचालित नाटक है, जो अपनी दृष्टि की बहाली के बाद अपने और अपने विवाह के बारे में पहले से अनदेखे और परेशान करने वाले विवरणों की खोज करना शुरू करते हैं, जो 2016 में रिलीज हुआ। नवंबर 2016 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने घोषणा की कि फॉस्टर विनी द पूह के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसका शीर्षक क्रिस्टोफर रॉबिन था। फिल्म का विश्व प्रीमियर 30 जुलाई 2018 को हुआ था और इसे 3 अगस्त 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 12. फॉस्टर ने विल स्मिथ के साथ मिलकर जून 2018 में जर्मन अधिकार समूह टेलीपूल खरीदा। 13. 14. अक्टूबर 2020 में
मेटल ने घोषणा की कि फोर्स्टर इसी नाम की फ्रेंचाइजी पर आधारित एक लाइव एक्शन एनिमेटेड थॉमस एंड फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन और निर्माण करेंगे। 15 जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फोर्स्टर फाइंडिंग नेवरलैंड के पटकथा लेखक डेविड मैगी के साथ फिर से जुड़ेंगे और टॉम हैंक्स अभिनीत स्वीडिश फिल्म ए मैन कॉल्ड ओवे की अंग्रेजी भाषा की रीमेक ए मैन कॉल्ड ओटो का निर्देशन करेंगे। 16 फिल्मांकन फरवरी 2022 में पिट्सबर्ग में शुरू हुआ, जबकि सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2022 में नाटकीय रिलीज के लिए यूरोपीय फिल्म बाजार में $60 मिलियन में दुनिया भर में वितरण अधिकार हासिल किए, जो किसी फिल्म के लिए बाजार में भुगतान किया गया अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। 17-18 जुलाई में फोर्स्टर को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए नील गैमन फंतासी उपन्यास द ग्रेवयार्ड बुक के रूपांतरण का निर्देशक घोषित किया गया था। 19 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक निदेशक निर्माता लेखक नोट्स 1995 आराम कुर्सियां हाँ नहीं हाँ सेबेस्टियन रोचे के साथ सनिर्देशित 2000 सब कुछ एक साथ हाँ नहीं हाँ 2001 मॉन्स्टर्स बॉल हाँ नहीं नहीं 4 साल बाद होनोलुलु के तट पर पुनः कमीशन किए गए यूएसएस साराटोगा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हालांकि कई विश्व नेता अपने क्षेत्र को अधिक आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए ज़ॉम्बी के विकसित होने तक प्रतीक्षा करने से संतुष्ट हैं, अमेरिका ने मानवीय गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रामक होने का इरादा घोषित किया है। उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेरिकी सेना ने ज़ॉम्बी से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खुद को फिर से तैयार किया, क्योंकि बिना किसी इलाज के महामारी को समाप्त करने के लिए हर एक को नष्ट करना होगा। पूरी तरह से स्वचालित हथियारों और मशीनीकृत पैदल सेना को अर्धस्वचालित राइफलों और वॉली फायरिंग से बदल दिया जाता है और सैनिकों को धड़ के बजाय सिर पर निशाना लगाने और स्थिर दर पर फायर करने के लिए फिर से प्रशिक्षित किया जाता है। सैनिकों को ज़ॉम्बी के काटने या शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से संक्रमण से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए बॉडी आर्मर से भी लैस किया जाता है। साथ ही स्टैंडर्ड इन्फेंट्री एनट्रेंचमेंट टूल, बोलचाल की भाषा में लोबोटोमाइजर या लोबो के रूप में जाना जाता है, एक कुल्हाड़ी जैसा हाथापाई हथियार जिसे ज़ॉम्बी के मस्तिष्क को जल्दी से नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अन्य देश भी अमेरिकियों के साथ मिलकर उनकी लड़ाई में शामिल होने लगे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने पूरे ग्रेट ब्रिटेन में किलेबंद ऊंचे मोटरवे का निर्माण किया है ताकि मरे हुए लोगों की भीड़ को साफ करते समय यात्रा को आसान बनाया जा सके। एक नई मार्शल आर्ट जिसे मकुंगा लालेम के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद ईल और तलवार है, का आविष्कार विशेष रूप से ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए किया गया है। होनोलुलु सम्मेलन के 3 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को मुक्त किया गया। चीन की मुक्ति के 2 साल बाद वैश्विक विजय की घोषणा की गई। हालांकि ब्रिटिश सेना ने कम हताहतों को प्राथमिकता देने के कारण चीन में विजय दिवस के 3 साल बाद तक लंदन को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया। रूस, जिसके शस्त्रागार बुरी तरह से समाप्त हो गए थे, को एक महंगा क्रूरबल 2 मोर्चे युद्ध लड़ते हुए पुराने द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों का भारी उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्रांस की लड़ाई, दीन बियन फू और अल्जीरियाई युद्ध में अपनी अपमानजनक हार के बाद अपने राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा को बहाल करने की इच्छा रखते हुए अपने पश्चिमी सहयोगियों की तुलना में युद्ध के अपने अभियान को अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाता है। युद्ध के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु संभवतः अत्यधिक तनाव के कारण हृदय गति रुकने से हुई। चीन दिवस में विजय के 10 साल बाद दुनिया अभी भी भारी क्षति से ग्रस्त है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही है। लाखों ज़ॉम्बी अभी भी सक्रिय हैं, मुख्य रूप से समुद्र तल पर, बर्फ रेखा से ऊपर के पहाड़ों पर और आर्कटिक में। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें खत्म करने के लिए एक बड़ी सेना तैनात की है। आइसलैंड पूरी तरह से ज़ॉम्बीफाइड बना हुआ है, क्योंकि इसका ठंडा मौसम और सेना की कमी ने इसे मरे हुओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बना दिया है। युद्ध के दौरान रूसी सेना के भीतर बड़े पैमाने पर आत्महत्या से भड़की धार्मिक क्रांति के बाद रूस एक विस्तारवादी थियोनोमी बन गया है जो पूर्व सोवियत गणराज्यों को अपने साथ मिलाने पर आमादा है, और उसने एक पुनर्संयोजन कार्यक्रम अपनाया है जिसके तहत देश की कुछ बची हुई उपजाऊ महिलाओं को राज्य की घोड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
उत्तर कोरिया अभी भी क्वारंटीन है क्योंकि इसकी पूरी आबादी महामारी की शुरुआत में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। माना जाता है कि वे ज़ोंबी खतरे के अंत तक अनजान बने रहने के दौरान विशाल भूमिगत फॉलआउट आश्रयों में भाग गए थे, इस डर से कि आबादी अब ज़ोंबी बन गई है। अब तक दक्षिण कोरिया के साथ पुनर्मिलन को रोका गया है। अमेरिकी शरणार्थियों की बाढ़ से प्रभावित क्यूबा दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला पूंजीवादी लोकतंत्र बन गया है। तिब्बत चीन से स्वतंत्र हो गया है और ल्हासा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जबकि चीन ने गृहयुद्ध के बाद लोकतंत्रीकरण किया है। युद्धकालीन सरकारों द्वारा अपराधियों को संक्रमित क्षेत्रों में खदेड़ने के कारण कई नए अनाम देश उभरे हैं, जिनमें से कई अपराधी बच गए हैं और अपनी स्वतंत्र जागीर स्थापित कर रहे हैं। मानव जीवन की समग्र गुणवत्ता कम हो गई है, जिसमें जीवन प्रत्याशा में कमी, बहते पानी और बिजली तक सीमित पहुंच और स्पेनिश फ्लू जैसी बीमारियों का फिर से उभरना शामिल है। बहुत से जानवर अत्यधिक शिकार, प्रदूषण या मरे हुए लोगों द्वारा मारे जाने के कारण विलुप्त हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन दुर्लभ हैं। सऊदी अरब द्वारा युद्ध के दौरान अज्ञात कारणों से अपने तेल भंडार को नष्ट करने के बाद मध्य पूर्व से पेट्रोलियम व्यावहारिक रूप से नगण्य हो गया है। सेलबोट सबसे आम समुद्री जहाज़ों के रूप में वापस आ गए हैं। फिर भी जो लोग बच गए हैं उनमें से अधिकांश को भविष्य के लिए उम्मीद है, यह जानते हुए कि मानवता विलुप्त होने के कगार का सामना कर चुकी है और जीत गई है। विकास ब्रूक्स ने अपने पहले के काम द ज़ोंबी सर्वाइवल गाइड 2003 में स्थापित कानूनों का पालन करने के लिए वर्ल्ड वॉर Z को डिज़ाइन किया और समझाया कि गाइड उपन्यास के काल्पनिक ब्रह्मांड में मौजूद हो सकता है। एक द ज़ोंबी सर्वाइवल गाइड के ज़ॉम्बी 100% संक्रमण और मृत्यु दर वाले एक लाइलाज वायरस द्वारा पुनर्जीवित मानव शव हैं। वे बुद्धि से रहित हैं, केवल जीवित मांस खाने की इच्छा रखते हैं और जब तक मस्तिष्क नष्ट नहीं हो जाता तब तक उन्हें नहीं मारा जा सकता। मरे हुए लोगों का खून जम गया है, जिससे यह एक काले कीचड़ जैसे पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। अपघटन अंततः एक ज़ोंबी को नष्ट कर देगा, लेकिन यह प्रक्रिया एक असंक्रमित शरीर की तुलना में अधिक समय लेती है और ठंड के मौसम से और भी धीमी हो सकती है। ज़ोंबी भी किसी तरह से बिना जमे हुए काम करने में सक्षम होते हैं और समुद्र तल पर अत्यधिक दबाव से अप्रभावित रहते हैं। हालांकि ज़ोंबी थकते नहीं हैं और वे उन मनुष्यों की तरह ही मजबूत होते हैं जिन्हें वे संक्रमित करते हैं। हालांकि वे सामान्य संयम की कमी के कारण थोड़े अधिक मजबूत प्रतीत होते हैं। वे धीमी गति से चलते हैं और अपने हमलों में योजना बनाने या सहयोग करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि ज़ोंबी अन्य ज़ोंबी की कराह सुन सकते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे संभावित रूप से चेन झुंड बन सकता है। वर्ल्ड वॉर Z एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द ज़ॉम्बी वॉर 2006 में अमेरिकी लेखक मैक्स ब्रूक्स द्वारा लिखा गया ज़ॉम्बी सर्वनाश वाला हॉरर उपन्यास है। उपन्यास को 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। चेतावनियां, दोष, द ग्रेट पैनिक, टर्निंग द टाइड, होम फ्रंट USA, अराउंड द वर्ल्ड, एंड एबव, टोटल वॉर और गुड बाय, और इसमें ज़ॉम्बी प्लेग के खिलाफ विनाशकारी वैश्विक संघर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र युद्धोत्तर आयोग के एक एजेंट द्वारा बताए गए और रिकॉर्ड किए गए व्यक्तिगत खातों का संग्रह है। व्यक्तिगत खाते अंटार्कटिका और बाहरी अंतरिक्ष सहित दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों से आते हैं। साक्षात्कार संकट के बचे लोगों के अनुभवों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताते। वर्ल्ड वॉर Z ब्रूक्स की काल्पनिक उत्तरजीविता मैनुअल द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड 2003 का अनुवर्ती है, लेकिन इसका लहजा ज्यादा गंभीर है। यह स्टर्ड स्टेरकेल द्वारा लिखित द गुड वॉर एन ओरल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1984 और जॉर्ज ए रोमेरो की ज़ॉम्बी फिल्मों से प्रेरित है। ब्रूक्स ने वर्ल्ड वॉर Z का इस्तेमाल सरकार की अयोग्यता और अमेरिकी अलगाववाद पर टिप्पणी करने के लिए किया, साथ ही उत्तरजीवितावाद और अनिश्चितता की भी जांच की। उपन्यास एक व्यावसायिक हिट था और अधिकांश आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई थी। एलन एल्डा, मार्क हैमिल और जॉन टर्टुरो सहित पूरी कास्ट द्वारा प्रस्तुत इसका 2007 का ऑडियोबुक संस्करण ऑडी अवार्ड जीता। मार्क फोर्स्टर द्वारा निर्देशित और ब्रैड पिट अभिनीत एक शिथिल आधारित फिल्म रूपांतरण 2013 में जारी किया गया था और 2013 की फिल्म पर आधारित इसी नाम का एक वीडियो गेम 2019 में सेबर इंटरैक्टिव द्वारा जारी किया गया था। कथानक: यह उपन्यास द ज़ोंबी सर्वाइवल गाइड
जिसे ब्रह्मांड में सिविलियन सर्वाइवल गाइड के नाम से जाना जाता है, के लेखक मैक्स ब्रूक्स के काल्पनिक संस्करण द्वारा लिए गए साक्षात्कारों की एक श्रृंखला के इर्दगिर्द तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र युद्धोत्तर आयोग के एक एजेंट ब्रूक्स उस घटना के अंत के एक दशक बाद दुनिया की यात्रा करते हैं जिसे आमतौर पर ज़ॉम्बी युद्ध के रूप में जाना जाता है। महामारी की शुरुआत 20 साल पहले 21वीं सदी की शुरुआत में चीन के डचांग के एक गांव में एक लड़के के संक्रमित होने से हुई थी। द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड में सोलम के रूप में संदर्भित वायरस का रिसाव थ्री गॉर्जेस डैम के निर्माण से पता चला है। पोलित ब्यूरो ने शुरू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर दिखने से बचने के लिए ताइवान के साथ सैन्य संकट की योजना बनाकर प्रकोप को छुपाया। फिर भी हजारों संक्रमित लोगों ने उत्प्रवास, मानव तस्करी और अंग व्यापार के माध्यम से वायरस को चीन के बाहर फैला दिया। वायरस दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में फैलता है, जहां पहला बड़ा सार्वजनिक प्रकोप होता है, जिसके कारण वायरस को शुरू में अफ्रीकी रेबीज कहा जाता है। मोसाद एजेंट ने मरे हुए खतरे का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की और जवाबी उपायों की सिफारिश की, लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने इसे गंभीरता से लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से आने वाले चुनाव से अति आत्मविश्वासी और विचलित है, केवल अलग अलग प्रकोपों को अस्थायी रूप से रोकने के लिए छोटे विशेष ऑपरेशन टीमों को तैनात करके प्रतिक्रिया करता है। इस बीच इजराइल स्वैच्छिक संगरोध की नीति लागू करके प्रतिक्रिया करता है, जिसमें यह फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा करना बंद कर देता है, यरूशलेम को खाली कर देता है और 1967 में स्थापित सीमांकन रेखा के साथ एक दीवार का निर्माण करता है। सरकार पूर्व में कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी फिलिस्तीनी और किसी भी फिलिस्तीनी को शरण देती है जिसका परिवार पहले इजराइल में रहता था। ये नीतियां इजरायली धार्मिक अधिकार को क्रोधित करके गृहयुद्ध को जन्म देती हैं। हालांकि विद्रोह को अंततः सेना द्वारा दबा दिया जाता है। दुनिया भर में फालिंग्स नामक एक व्यापक रूप से विपणन की जाने वाली प्लेसिबो वैक्सीन सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करती है। यह काल बाद में महान अस्वीकार के नाम से जाना गया। अगले वसंत में एक अनाम पत्रकार ने फालानक्स की निरर्थकता और सोलम की वास्तविक प्रकृति का खुलासा किया, जिससे एक संकट पैदा हुआ जिसे बाद में ग्रेट पैनिक कहा गया, जिसमें वैश्विक व्यवस्था ध्वस्त हो गई, दंगे हुए, आवश्यक सेवाओं का टूटना हुआ और नागरिकों की अंधाधुंध हत्या हुई, जिसमें ज़ॉम्बी से ज्यादा लोग मारे गए। रूस ने बड़े पैमाने पर विद्रोह को समाप्त करने के लिए अपनी सेना का विनाश किया। संक्रमित लोगों को बाहर निकालने के प्रयास में यूक्रेन शरणार्थियों और अपने नागरिकों पर VX गैस का उपयोग करता है। शरणार्थी संकट पर ईरान और पाकिस्तान एक संक्षिप्त परमाणु आदान प्रदान में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जब अमेरिकी सेना योंकर्स में एक हाई प्रोफाइल लड़ाई का मंचन करती है, तो ज़ॉम्बी की भारी भीड़ के सामने उनकी पारंपरिक युद्ध रणनीति निरर्थक साबित होती है और सेना को लाइव टेलीविजन पर परास्त कर दिया जाता है। इस आपदा के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके उपाध्यक्ष और कैबिनेट ने 25वें संशोधन की धारा 4 को लागू किया और उन्हें जबरन पद से हटा दिया। रंगभेद युग की दक्षिण अफ्रीकी सरकार के पूर्व खुफिया सलाहकार पॉल रेडेकर ने एक कठोर उत्तरजीविता रणनीति विकसित की, जो मनुष्यों के बड़े समूहों को अनजाने में चारा के रूप में नामित करती है, मरे हुओं को विचलित करती है, ताकि सुरक्षित क्षेत्रों को खुद को मजबूत करने और संसाधन बनाने का समय मिल सके। अधिकांश देश विवादास्पद योजना को अपनाते हैं। अमेरिकी संघीय सरकार और सेना रॉकी पर्वत के पश्चिम को खाली कर देती है और होनोलुलु में एक नई राजधानी स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, जो स्वेच्छा से पृथ्वी पर नहीं लौटते हैं। इसका कमांडर मध्य एशिया और ग्रेट प्लेन्स में फैले ज़ॉम्बी के मील चौड़े मेगा झुंड को देखता है। ईरान पाकिस्तान युद्ध के नतीजे, साथ ही संकट से भड़की लाखों वैश्विक आग ने एक परमाणु सर्दी पैदा की। ब्रूक्स अनिश्चितता के विषय को ज़ॉम्बी शैली का केंद्रीय विषय मानते हैं। उनका मानना है कि ज़ॉम्बी लोगों को दुनिया के अंत के बारे में अपनी चिंता से निपटने में मदद करते हैं। 9. ब्रूक्स ने ज़ॉम्बी के प्रति गहरा डर व्यक्त किया है। वे मुझे किसी भी अन्य काल्पनिक प्राणी से ज्यादा डराते हैं, क्योंकि वे सभी नियम तोड़ते हैं। वेयरवुल्फ और वैम्पायर और ममी और विशाल शार्क, आपको उन्हें भूनना ही होगा। मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर आप उन्हें भूनते हैं तो कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी आपके पास आते हैं। ज़ॉम्बी एक शिकारी की तरह व्यवहार नहीं करते,
वे एक वायरस की तरह व्यवहार करते हैं और यही मेरे डर का मूल है। एक शिकारी स्वभाव से बुद्धिमान होता है और जानता है कि अपने भोजन के मैदान पर अत्यधिक शिकार नहीं करना चाहिए। एक वायरस बस फैलता रहेगा, संक्रमित करता रहेगा और खाता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह इसके पीछे की नासमझी है। 10. यह नासमझी उस संदर्भ से जुड़ी है जिसमें ब्रूक्स लिख रहे थे। उन्होंने घोषणा की, इस समय हम काफी हद तक तर्कहीन समय में रह रहे हैं, जो मानवीय पीड़ा से भरा हुआ है और जिसमें तर्क या तर्क की कमी है। 11. जब बाद में एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि वे आतंकवादियों की तुलना ज़ॉम्बी से कैसे करेंगे, तो ब्रूक्स ने कहा, ज़ॉम्बी के मामले में तर्कसंगत सोच की कमी ने मुझे हमेशा डरा दिया है। यह विचार कि कोई बीच का रास्ता नहीं है, बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है, इसने मुझे हमेशा डरा दिया है। बेशक यह आतंकवादियों पर लागू होता है, लेकिन यह तूफान या फ्लू महामारी या संभावित भूकंप पर भी लागू हो सकता है, जिसके साथ मैं एले में रहते हुए बड़ा हुआ हूँ। किसी भी तरह का नासमझ अतिवाद मुझे डराता है और हम कुछ बहुत ही चरम समय में रह रहे हैं। 2. जॉर्ज स्ट्रोम्बोलोपोलोस टुनाइट पर एक उपस्थिति के दौरान ब्रूक्स के दोस्त और समकालीन उपन्यासकार चक पलाहनीक ने खुलासा किया कि वर्ल्ड वॉर ज़ेड पर एक बड़ा प्रभाव ब्रूक्स की मां एनी बैनक्रॉफ्ट की बिगड़ती हालत और कैंसर से मृत्यु का था। 12. स्वागत। उपन्यास के लिए समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक रही हैं। एंटरटेनमेंट वीकली के गिलबर्ट क्रूज ने उपन्यास को ए रेटिंग दी, टिप्पणी करते हुए कि उपन्यास में महान ज़ोंबी कहानियों के साथ एक केंद्रीय रूपक का उपयोग किया गया है, इसे एक व्यसनी रूप से पठनीय मौखिक इतिहास के रूप में वर्णित किया। 8. स्टीवन एच सिल्वर ने ब्रूक्स के अंतर्राष्ट्रीय फोकस को उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पहचाना और वैश्विक ज़ोंबी प्रकोप से निपटने के लिए आवश्यक कार्य के लिए प्रशंसा पैदा करने की ब्रूक्स की क्षमता पर अनुकूल टिप्पणी की। सिल्वर की एकमात्र शिकायत गुडबायस के साथ थी, जो अंतिम अध्याय है, जिसमें पात्रों को अंतिम समापन कथन देने का मौका मिलता है। सिल्वर को लगा कि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि विविध, अविभाजित पात्र कौन थे। 13. ईगल ने पुस्तक को किसी भी अन्य ज़ॉम्बी कहानी से अलग बताया क्योंकि यह अधिकांश पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से भयानक है और हमेशा खून-खराबे वाले तरीके से भी नहीं। 7. एवी क्लब के कीथ फिप्स ने कहा कि उपन्यास का प्रारूप इसे गति विकसित करने में मुश्किल बनाता है, लेकिन उपन्यास के अलग-अलग एपिसोड को मनोरंजक पाया। 3. शिकागो रीडर के पैट्रिक डेली ने कहा कि उपन्यास मानव स्थिति के गहरे, अधिक गंभीर पहलुओं को छूकर द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड की मूर्खता से आगे निकल जाता है। 14. टाइम आउट शिकागो के लिए अपनी समीक्षा में पीट कोको ने घोषणा की कि डरावनी कहानी को वैकल्पिक इतिहास के रूप में समाप्त करना अपने आप में एक उपन्यास होता। स्टर स्टेरकेल के तरीके से ऐसा करना शानदार हो सकता है। 15. रॉन करी जूनियर ने वर्ल्ड वॉर ज़ेड को अपने पसंदीदा सर्वनाशकारी उपन्यासों में से एक बताया और ब्रूक्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने लेखक और पाठक के बीच मौन सहमति को दर्शाया है, जो दुनिया के अंत के बारे में कहानियों की सफलता के लिए आवश्यक है। दोनों यह दिखावा करने के लिए सहमत हैं कि यह कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तव में मनुष्यों और लाशों के बीच युद्ध की भयावह कहानियां वास्तविकता पर आधारित हैं। 4. फेयरफील्ड काउंटी वीकली के ड्रू टेलर ने मुख्यधारा के समाज में लाशों को अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय वर्ल्ड वॉर ज़ेड को दिया। 16. वर्ल्ड वॉर ज़ेड के हार्डकोर संस्करण ने न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 4 सप्ताह बिताए, जो 9वें स्थान पर पहुंच गया। 17. 18 नवंबर 2011 तक पब्लिशर्स वीकली के अनुसार वर्ल्ड वॉर ज़ेड ने सभी प्रारूपों में 1 मिलियन प्रतियां बेची थीं। 19. ऑडियो बुक रैंडम हाउस ने 2007 में एक संक्षिप्त ऑडियो बुक 5 घंटे 59 मिनट प्रकाशित की, जिसका निर्देशन जॉन मैक्लेरॉय ने किया और निर्माण डैन जिट ने किया, जिसमें चार्ल्स डी मोंटेबेलो ने ध्वनि संपादन किया। पुस्तक को ब्रूक्स ने पढ़ा है, लेकिन इसमें अन्य अभिनेता भी शामिल हैं जो उपन्यास में साक्षात्कार किए गए कई व्यक्तिगत पात्रों की भूमिका निभाते हैं। ब्रूक्स के वॉयस एक्टिंग और वॉयस ओवर के काम में पिछले करियर का मतलब था कि वह बड़ी संख्या में कलाकारों की सिफारिश कर सकते थे। 10. 14 मई 2013 को रैंडम हाउस ऑडियो ने एक लंबी 12 घंटे 9 मिनट ऑडियो बुक जारी की जिसका शीर्षक था वर्ल्ड वॉर ज़ेड द कंप्लीट एडिशन,
मूवी टाई इन एडिशन एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द ज़ोंबी वॉर। इसमें मूल संक्षिप्त ऑडियोबुक की संपूर्णता के साथ साथ प्रत्येक गायब खंड की नई रिकॉर्डिंग भी शामिल है। 20 अतिरिक्त अभिनेताओं ने जोड़े गए खंडों को पढ़ा। एक अलग अतिरिक्त ऑडियोबुक जिसमें केवल नई रिकॉर्डिंग शामिल हैं जो मूल संक्षिप्त ऑडियोबुक में नहीं मिली हैं, को वर्ल्ड वॉर ज़ेड द लॉस्ट फाइल्स ए कंपेनियन टू द एब्रिज्ड एडिशन के रूप में एक साथ जारी किया गया था। 20 इसकी लंबाई 6 घंटे 13 मिनट है। ढालना। ब्रूक्स ने उपन्यास पर सांस्कृतिक प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने स्टर्ड स्टेरकेल द्वारा लिखित द गुड वॉर एन ओरल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1984 से प्रेरणा का दावा करते हुए कहा, टेरकेल की पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध का मौखिक इतिहास है। मैंने इसे तब पढ़ा था जब मैं किशोर था और तब से यह मेरे साथ है। जब मैं वर्ल्ड वॉर ज़ेड एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द ज़ोंबी वॉर लिखने बैठा तो मैं चाहता था कि यह मौखिक इतिहास की तरह हो। एक ब्रूक्स ने प्रसिद्ध ज़ोंबी फिल्म निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो को भी एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया और रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड फिल्मों की आलोचना की। वे ज़ोंबी को सस्ता बनाते हैं, उन्हें मूर्ख और दिखावटी बनाते हैं। उन्होंने जीवित मृतकों के लिए वही किया है जो पुराने बैटमैन टीवी शो ने डार्क नाइट के लिए किया था। एक ब्रूक्स ने उपन्यास में लोकप्रिय संस्कृति के कई संदर्भों को स्वीकार किया, जिसमें एक एलियन रोबोट फ्रेंचाइज ट्रांसफॉर्मर्स भी शामिल है, लेकिन अन्य की पहचान करने से इनकार कर दिया ताकि पाठक उन्हें स्वतंत्र रूप से खोज सकें। एक ब्रूक्स ने वर्ल्ड वॉर ज़ेड लिखते समय बहुत शोध किया। तकनीक, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति और सैन्य रणनीति विभिन्न संदर्भ पुस्तकों और विशेषज्ञ स्रोतों के परामर्श पर आधारित थी। 2 विश्लेषण। सामाजिक टिप्पणी। समीक्षकों ने उल्लेख किया है कि ब्रूक्स वर्ल्ड वॉर ज़ेड का उपयोग सरकार की अयोग्यता, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार और मानवीय अदूरदर्शिता की आलोचना करने के लिए एक मंच के रूप में करते हैं। 3-4 पुस्तक में एक बिंदु पर कुवैत शहर में रहने वाला एक फिलिस्तीनी शरणार्थी यह मानने से इनकार कर देता है कि मृतक उठ रहे हैं। उसे डर है कि यह इज़राइल सरकार की चाल है। कई अमेरिकी पात्र ज़ोंबी खतरे का मुकाबला करने में संयुक्त राज्य अमेरिका की असमर्थता के लिए अपनी सरकार में कम आत्मविश्वास और हाल ही में हुए ब्रशफायर युद्धों के कारण संघर्ष पर सामान्य थकावट को दोषी ठहराते हैं। 5 ब्रूक्स आगे सरकारी नौकरशाही के प्रति अपनी विशेष नापसंदगी दिखाते हैं, जिसमें उपन्यास में सरकारी आंकड़े व्यापक आतंक से बचने के लिए ज़ोंबी प्रकोप के बारे में झूठ बोलने का औचित्य साबित करने का प्रयास करते हैं, जबकि उसी समय जनता के गुस्से को भड़काने के डर से समाधान विकसित करने में विफल रहते हैं। 6-7 उन्होंने अमेरिकी अलगाववाद की भी आलोचना की है। अपने देश से इतना प्यार करता हूं कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारी राष्ट्रीय कमियों में से एक अलगाववाद है। मैं विश्व युद्ध ज़ेड में इसका मुकाबला करना चाहता था और शायद अपने साथी अमेरिकियों को अन्य देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक कामकाज में एक झलक देना चाहता था। हाँ, विश्व युद्ध ज़ेड में कुछ देश विजेता और कुछ हारे हुए के रूप में सामने आते हैं, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता है? अपनी कहानियों को संबंधित देशों की ऐतिहासिक कार्रवाइयों पर आधारित करना चाहता था, और अगर यह कुछ व्यक्तियों को नाराज करता है, तो शायद उन्हें अपने देश के इतिहास की फिर से जांच करनी चाहिए। 1 विषयवस्तु। उत्तरजीवितावाद। उपन्यास में अस्तित्ववाद और आपदा की तैयारी प्रचलित विषय हैं। कई साक्षात्कार, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नीतिगत परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो देश को मौलिक रूप से पुनर्गठित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि ठीक से जीवित रह सकें और महामारी का मुकाबला कर सकें। 5 एक नया संघीय कार्यकारी विभाग जिसे सामरिक संसाधन विभाग डिसेंट्रेस के रूप में जाना जाता है का गठन फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है, जो देश के सीमित संसाधनों को पुनर्गठित करने और अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए समर्पित है। यह उल्लेख किया गया है कि युद्ध पूर्व अमेरिका की एक कमजोरी इसका औद्योगिक पश्चात समाज था, जिसमें सीईओ जैसे सफेदपोश श्रमिकों को अचानक अकुशल श्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा और प्लम्बर जैसे ब्लू कॉलर श्रमिकों की तुलना में काफी कम मूल्यवान संपत्ति माना गया। 8 महामारी के कारण धनी बनाम निम्न आर्थिक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाया गया है।
एक साक्षात्कार को एक भाड़े के सैनिक के दृष्टिकोण से बताया गया है जिसे न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक धनी व्यक्ति और उसके घर की सुरक्षा के लिए काम पर रखा गया था, जिसे ग्रेट पैनिक की शुरुआत में किलेबंद और आपदाप्रूफ बनाया गया था। ग्राहक अपने घर में अन्य धनी हस्तियों और उनके निजी सहायकों की सेना को रखता है और दुनिया के बाकी हिस्सों में उनकी सुविधाओं का लाइव फीड प्रसारित करने के लिए प्रत्येक कमरे में कैमरे लगाता है। यह तब उल्टा पड़ता है जब भयभीत, हताश नागरिकों की भीड़ परिसर में घुस जाती है और सामूहिक नरसंहार को बढ़ावा देती है। 8. पूरे उपन्यास में पात्र आपदा से बचने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को प्रदर्शित करते हैं। अमेरिकी सेना में एक सैनिक एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसे वह जेड शॉक कहता है, जिसके कारण लोग मरे हुओं से लड़ने के अत्यधिक तनाव से प्रेरित संभावित रूप से घातक मनोवैज्ञानिक प्रकरणों से पीड़ित होते हैं। इसका इलाज करने के लिए कॉम्बैट श्रिंक की इकाइयां बनाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य सैनिकों पर जेड शॉक के संकेतों की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध के मैदान से हटाना होता है। अमेरिकी होमफ्रंट पर एक पूर्व हॉलीवुड निर्देशक नागरिक आबादी में आशा जगाने के लिए डिजाइन की गई प्रचार फिल्में बनाता है, जो एसिम्प्टोमेटिक डेमिस सिंड्रोम नामक एक रहस्यमय, तनाव संबंधी स्थिति से पीड़ित हैं, जिसके कारण हजारों लोग अपनी नींद में ही मर जाते हैं। 8. ब्रूक्स ने दुनिया भर में ज़ॉम्बी प्रकोप से लड़ने के लिए इष्टतम तरीकों को खोजने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में शोध का वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका को ज़ॉम्बी शैली पसंद है क्योंकि उसका मानना है कि वह सही उपकरण और प्रतिभा के साथ किसी भी चीज से बच सकता है। 2. भय और अनिश्चितता। साक्षात्कारकर्ता के रूप में मैक्स ब्रूक्स ऑडियोबुक में स्पष्ट रूप से मैक्स ब्रूक्स के रूप में पहचाने गए संयुक्त राष्ट्र युद्धोत्तर आयोग के एक एजेंट और सिविलियन सर्वाइवल गाइड के लेखक होने का संकेत दिया गया है। स्टीव पार्क क्वांग जिंगशू एक चीनी चिकित्सक। फ्रैंक कामाई नूरी टेलीवाडी एक तस्कर और मानव तस्कर। नाथन फिलियन स्टेनली मैकडोनाल्ड प्रिंसेस पेट्रिशिया की कैनेडियन लाइट इन्फेंट्री की 3री बटालियन में एक पूर्व सैनिक। पॉल सोर्विनो फर्नांडो ओलिवेरा एक ब्राजीली पूर्व सर्जन। एडेटोकुम्बो एम कॉर्मैक जैकब न्याथी एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक जो केप टाउन में पहले बड़े सार्वजनिक प्रकोप से बच गया। कार्ल रेनर जुर्गेन वार्मब्रुन एक मोसाद एजेंट जिसने वार्मब्रुनाइट रिपोर्ट लिखने में मदद की, जो मरे हुओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की सिफारिश करने वाला पहला औपचारिक दस्तावेज था। वलीद ज़्वेटर ने सलादीन कादर की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व फिलिस्तीनी शरणार्थी है जो ग्रेट पैनिक की शुरुआत से ठीक पहले इजराइल चला गया था। J.O. सैंडर्स बॉब आर्चर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक। डेनिस बाउटसिकारिस ट्रेविस डिअम्ब्रोसिया यूरोप के सर्वोच्च मित्र कमांडर तथा संसाधन सहत्या अनुपात के निर्माता। मार्टिन स्कॉर्सेसी ने ब्रेकिनरिज ब्रेक स्कॉट की भूमिका निभाई है, जो फालिंग्स का अरबती निर्माता है, जो महान आतंक की शुरुआत में वोस्टोक स्टेशन भाग गया था। साइमन पेग ग्रोवर कार्लसन ग्रेट डिनायल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाम राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ। डेनिस क्रॉसबी मैरी जो मिलर एक अमेरिकी नागरिक जो ट्रॉय की विकासकर्ता, मुख्य वास्तुकार और प्रथम मेयर है। ट्रॉय मोंटाना का एक शहर है जिसे विशेष रूप से मरे हुए लोगों के हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। गेविन ब्लेयर के रूप में ब्रूस बॉक्सलेटन एक अमेरिकी ब्लिम्प पायलट। अजय नायडू अजय शाह एक भारतीय पूर्व कार्यालय प्रबंधक जो अलंग के तट पर एक जहाज पर सवार होकर भाग गया था। निकी क्लाइन शेरोन एक वयस्क जंगली बच्ची। जेरी रयान मारिया जुगानोवा रूसी सेना की एक पूर्व सैनिक जो राज्य की घोड़ी बन गई है। हेनरी रोलिंस टी सीन कोलिंस एक अमेरिकी भाड़े का सैनिक जिसे ग्रेट पैनिक के दौरान मशहूर हस्तियों से भरे लॉन्ग आइलैंड में एक किलेबंद हवेली की रक्षा के लिए रखा गया था। माज जोब्रानी अहमद फराहनाकियन ईरानी वायुसेना में एक ईरानी पूर्व पायलट जिसने गलती से परमाणु ईरान पाकिस्तान युद्ध को भड़काने में मदद की। मार्क हैमिल टॉड वेनियो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में एक पूर्व सैनिक। इमोन वॉकर पॉल रेडेकर के रूप में रंगभेद युग के दक्षिण अफ्रीकी सरकार के लिए एक विवादास्पद पूर्व खुफिया सलाहकार जिसने रेडेकर योजना बनाई थी। उपन्यास में उन्हें शुरू में जोलेल्वा अजानिया के रूप में संदर्भित किया जाता है,
यह निहित है कि रेडेकर युद्ध के दौरान किसी तरह के मानसिक विकार से पीड़ित था और उसने अपनी पिछली पहचान छोड़ दी थी। एमान वाकर, डेविड एलन फोर्ब्स, एक अंग्रेज कलाकार जिसने विंडसर कैसल की रक्षा में भाग लिया था। जुर्गेन प्रोचनो, फिलिप एडलर, जर्मन सेना में एक पूर्व टैंक कमांडर। डेविड ओगडेन स्टीयर्स, बोहदान टारस कोंड्राट्युक, यूक्रेनी सेना में एक पूर्व टैंक कमांडर। मिशेल खोलोस ब्रूक्स, जेसिका हेंड्रिक्स, एक अमेरिकी कनाडाई महिला जो महान आतंक के बाद पहली सर्दी में बच गई थी जब वह और उसके माता पिता उत्तर की ओर भाग गए थे। कार्ल पेन, सरदार खान, सीमा सड़क संगठन के पूर्व सदस्य। एलन एल्डा, आर्थर सिंक्लेयर जूनियर, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष और सामरिक संसाधनों के पूर्व सचिव। रॉब रेनर, द वेको, युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिनका नाम हॉवर्ड डीन माना जाता है। डीन एडवर्ड्स, जो मुहम्मद, एक पैराप्लेजिक नेबरहुड सिक्योरिटी टीम का पूर्व सदस्य जो एक स्वयंसेवी अर्धसैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य युद्ध के दौरान ज़ोंबी हमलों से समुदायों की रक्षा करना है। फ्रैंक डाराबोंट, रॉय इलियट के रूप में एक पूर्व हॉलीवुड निर्देशक जिन्होंने युद्ध के दौरान सैन्य प्रचार फिल्मों का निर्देशन करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया जिससे असिम्प्टोमेटिक डेमिस सिंड्रोम से लड़ने के लिए आशा की किरण जगी। बेकी एन बेकर, क्रिस्टीना एलियोपोलिस, संयुक्त राज्य वायुसेना में युद्धपूर्व F-22 पायलट जिसने युद्ध के दौरान आपूर्ति उड़ानें भरी थीं। परमिंदर नागरा, बाराती पलशिगर, रेडियो फ्री अर्थ के लिए एक भारतीय प्रसारक जिन्होंने युद्ध के दौरान अलग थलग पड़े नागरिकों को सूचना प्रदान की तथा गलत सूचनाओं से लड़ाई लड़ी। मासी ओका, कोंडो तात्सुमी, एक पूर्व ओटाकू जो जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज शील्ड सोसाइटी शाखा का सदस्य बन गया। फ्रैंक कामाई, टोमोनागा इजिरो, एक हिबाकुशा जो नागासाकी पर परमाणु बमबारी के कारण हमेशा के लिए अंधा हो गया था, युद्ध के दौरान होक्काइडो के जंगल में जीवित रहा और शील्ड सोसाइटी का संस्थापक बना। जॉन टर्टुरो, क्यूबा के नागरिक शेरोशा गार्सिया अल्वारेज के रूप में। रिक यंग, जू जिकाई, टाइप 094 पनडुब्बी का पूर्व चालक दल सदस्य जिसने द्वितीय चीनी गृहयुद्ध में विजयी विद्रोहियों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। अल्फ्रेड मोलिना, टेरी नॉक्स, युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कमांडर। जॉन मैक्लेरॉय, अर्नेस्टो ओलग्विन, एक चिली नौसेना अताशे जिसने होनोलुलु सम्मेलन में भाग लिया था। कॉमन का नाम डार्नेल है एक्वर्थ है जो अमेरिकी सेना के 9 कोर का पूर्व सदस्य है। एफ मुरे अब्राहम ने सर्गेई रियाज़कोव की भूमिका निभाई है जो एक पूर्वी रूढ़िवादी पादरी और पूर्व सैन्य पादरी है जिसने अनजाने में धार्मिक क्रांति को जन्म दिया जिसने रूस को एक ईश्वरवादी राज्य में बदल दिया। ब्रायन टी ह्युंगचोल चोई के CIA के उपनिदेशक तथा माइकल चोई, संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना डीप सबमर्जेंस कॉम्बैट कोर के गोताखोर। रेने ऑबेरजोनोइस, आंद्रे रेनार्ड, फ्रांसीसी सेना में एक पूर्व सैनिक जिसने पेरिस के भूमिगत कब्रिस्तान से हजारों पुनर्जीवित शरणार्थियों को निकालने में मदद की थी। पूर्ण संस्करण 21। स्वागत। स्ट्रेंज होराइजन्स के लिए ऑडियोबुक की अपनी समीक्षा में स्योभान कैरोल ने कहानी को मनोरंजक कहा और सुनने के अनुभव को 30 अक्टूबर 1938 को प्रसारित द वार ऑफ द वर्ल्ड्स के ओरसन वेल्स के प्रसिद्ध रेडियो कथन की याद दिलाता है। कैरोल की आवाज अभिनय पर मिश्रित राय थी। उन्होंने इसे ठोस और संयमित, कुल मिलाकर विशेष प्रभावों और दृश्यों को चबाने से मुक्त के रूप में सराहा, लेकिन मैक्स ब्रूक्स की ओर से अनावश्यक उत्साह और स्टीव पार्क के चीनी उच्चारण में अवास्तविकता के रूप में जो उन्होंने देखा, उस पर अफसोस जताया। 5 पब्लिशर्स वीकली ने भी ब्रूक्स के कथन की आलोचना की, लेकिन पाया कि बाकी ऑलस्टार कास्ट ने अपने हिस्से को इतने जोश और तीव्रता के साथ प्रस्तुत किया कि श्रोता इन पात्रों के साथ सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं पाए। 22 स्लेट में एक लेख में ऑडियोबुक प्रकाशित करने में निर्माताओं द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में नैट डिमियो ने वर्ल्ड वॉर ज़ेड का इस्तेमाल नाटकीयता के उदाहरण के रूप में किया, जिसकी पूरी कास्ट ने उन्हें शानदार श्रोता बनाने में योगदान दिया और पुस्तक को ज़ॉम्बी उपन्यास होने के अधिकार से कहीं अधिक स्मार्ट के रूप में वर्णित किया। 23 वर्ल्ड वॉर ज़ेड ऑडियोबुक ने मल्टीवॉइस्ड परफॉर्मेंस के लिए 2007 ऑडी अवार्ड जीता और इसे ऑडियोबुक ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। 24-25 फिल्म रूपांतरण। मुख्य लेख वर्ल्ड वॉर ज़ेड फिल्म।
जून 2006 में पैरामाउंट स्टूडियो ने ब्रैड पिट की प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट के लिए वर्ल्ड वॉर जेड के फिल्म अधिकार सुरक्षित कर लिए। 26 पटकथा जे माइकल स्ट्रेजिनस्की द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मार्क फोर्स्टर ने निर्देशन किया था और पिट ने मुख्य किरदार संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी गेरी लेन की भूमिका निभाई थी। 27-28 स्ट्रेजिनस्की की स्क्रिप्ट को अलग रखा गया था, हालांकि उनके मसौदे के कारण फिल्म को हरी झंडी मिल गई थी। उत्पादन 2009 की शुरुआत में शुरू होना था, लेकिन इसे तब तक के लिए टाल दिया गया जब तक कि मैथ्यू माइकल कार्नाहन द्वारा स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फिर से नहीं लिखा गया ताकि फिल्म को वर्तमान में सेट किया जा सके। किताब के अधिकांश आधार को पीछे छोड़ते हुए इसे और अधिक एक्शन फिल्म बनाने के लिए 2012 के एक साक्षात्कार में ब्रूक्स ने कहा कि अब फिल्म का शीर्षक के अलावा उपन्यास से कोई लेना देना नहीं है। 29 फिल्मांकन 2011 के मध्य में शुरू हुआ और फिल्म जून 2013 में रिलीज हुई। 30 मैक्सिमिलियन माइकल ब्रूक्स जन्म 22 मई 1972 एक अमेरिकी लेखक हैं। वे कॉमेडियन मेल ब्रूक्स और अभिनेत्री एनी बैनक्रॉफ्ट के बेटे हैं। ब्रूक्स का ज्यादातर लेखन ज़ॉम्बी कहानियों पर केंद्रित है। वे वेस्ट पॉइंट, न्यूयॉर्क में मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो थे। 2 प्रारंभिक जीवन ब्रूक्स का जन्म 22 मई 1972 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह अभिनेत्री एनी बैनक्रॉफ्ट और अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक मेल ब्रूक्स के बेटे हैं। 3 उनके पिता यहूदी हैं, जबकि उनकी मां एक इतालवी अमेरिकी कैथोलिक थीं। 4-5 ब्रूक्स डिस्लेक्सिक हैं। 6 और उन्होंने याद किया कि जिस समय वह बड़े हो रहे थे उस समय इसे विकलांगता भी नहीं कहा जाता था, यह बस आलस्य, बेकार काम करना, आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप यह कर सकते हैं लेकिन आप इसे करना नहीं चाहते। यह मेरे शिक्षकों में से एक बड़ा शब्द था। और मेरी माँ, जो अपने समय की सबसे महान, सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं, ने मुझे पालने, मेरी शिक्षा के लिए वकालत करने और खुद को डिस्लेक्सिया के बारे में सिखाने के लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपना करियर ताक पर रख दिया। वह हर साल मेरी सभी स्कूली किताबें जो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए थीं, उन्हें इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में ले जाती थीं और उन्हें ऑडियो कैसेट पर पढ़वाती थीं ताकि मैं अपनी पढ़ने की सूची सुन सकूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं हाई स्कूल पास नहीं कर पाता। मैं सचमुच कर सकता हूं कि मेरी मां ने न केवल मुझे जीवन दिया बल्कि उन्होंने मेरी जान बचाई। NPR फ्रेश एयर 2017 7 ब्रूक्स ने सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में क्रॉसरोड्स स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने कैलिफोर्निया के क्लेयरमोंट में पिक्चर कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल में भी पढ़ाई की, वाशिंगटन, DC में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फिल्म की पढ़ाई की। 6 आजीविका लिखना 2001 से 2003 तक ब्रूक्स सैटरडे नाइट लाइव में लेखन टीम के सदस्य थे। 8 2003 में ब्रूक्स ने अपनी पहली किताब द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड लिखी, जो ज़ॉम्बी के बारे में एक काल्पनिक उत्तरजीविता मैनुअल है। 2006 में ब्रूक्स ने फॉलोअप वर्ल्ड वॉर जेड, एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द ज़ॉम्बी वॉर लिखा, जो उसी विषय पर एक उपन्यास है, जो ज़ॉम्बी सर्वनाश के बाद के 10 वर्षों में सेट है। पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक फिल्म रूपांतरण के अधिकार हासिल किए और ब्रैड पिट की प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण किया। फैंगोरिया के अक्टूबर 2006 के अंक में ब्रूक्स ने कहा कि वह मोशन पिक्चर के लिए पटकथा नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्हें लगा कि वह इसे सही तरीके से करने के लिए पर्याप्त कुशल पटकथा लेखक नहीं हैं। जे माइकल स्ट्रेजिनस्की ने पटकथा का पहला संस्करण लिखा था। 9 ब्रूक्स ने 2007 में रिलीज हुई डायनामाइट एंटरटेनमेंट की ज़ॉम्बी मिनी सीरीज रेज द डेड के हार्डकोर संग्रहित संस्करण के लिए परिचय लिखा था। 10 2010 में मैक्स ब्रूक्स अपने पिता मेल के साथ 2010 में ब्रूक्स ने IDW कॉमिक बुक मिनी सीरीज G.I. जो हार्ट्स एंड माइंड से लिखी। 11 2012 में ब्रूक्स ने क्लोजर लिमिटेड एंड अदर ज़ॉम्बी टेल्स प्रकाशित की, जिसमें द न्यू डेड से उस नाम की कहानी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर जेड ब्रह्मांड में स्थापित 3 अन्य लघु कथाएं शामिल थीं। 12
2014 में ब्रॉडवे बुक्स ने द हार्लेम हेलफाइटर्स प्रकाशित किया, जो एक ग्राफिक उपन्यास है जो प्रथम विश्व युद्ध में अफ्रीकी अमेरिकी 369वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवों का एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे ब्रूक्स ने लिखा है और कैनान व्हाइट ने चित्रित किया है। 13 सोनी पिक्चर्स ने उपन्यास पर एक फिल्म बनाने के अधिकार खरीदे हैं, जिसमें ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट की ओर से कैलेब पिंकेट और जेम्स लेसिटर इसका निर्माण कर रहे हैं। 14 उन्होंने 2016 की फिल्म द ग्रेट वॉल की कहानी लिखी, जिसमें मैट डेमन ने अभिनय किया था। 15 2016 में ब्रूक्स को माइनकॉन में आमंत्रित किया गया और उन्होंने घोषणा की कि वह मीनाक्राफ्ट पर आधारित एक नए उपन्यास पर काम कर रहे थे। 16 जिसका शीर्षक मीनाक्राफ्ट द आइलैंड है, और 2021 में उन्होंने सीक्वल मीनाक्राफ्ट द माउंटेन प्रकाशित किया। 17 अगस्त 2019 में ब्रूक्स ने क्रिप्टिड बिगफुट के बारे में एक नई किताब की घोषणा की, जिसका शीर्षक था डिवोल्यूशन, ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द रेनियर सैस्कैच मैसेकर। 18 इसे 16 जून 2020 को रिलीज किया गया। 19 अभिनय और वॉइस ओवर कार्य। ब्रूक्स के पास कई अन्य रचनात्मक क्रेडिट हैं। एक अभिनेता के रूप में उन्हें रोजीन, टू बी और नॉट टू बी, पैसिफिक ब्लू और 7वें हेवन में देखा गया है। उनका एनिमेशन में आवाज देने का करियर भी है। उनकी आवाज एनिमेटेड शो बैटमैन बियॉन्ड, बज लाइटयर ऑफ स्टार कमांड, जस्टिस लीग और ऑल डॉग्स गो टू हेवन द सीरीज में दिखाई दी है। लॉस्ट टेप्स के तीसरे सीजन की शुरुआत के दौरान उन्हें ज़ॉम्बी एपिसोड में खुद के रूप में कास्ट किया गया था, जहां उन्होंने दर्शकों को बताया कि ज़ॉम्बी कैसे बनते हैं। वह स्पाइक टीवी सीरीज डेडलीस्ट वॉरियर में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने वैम्पायर्स वर्सेस ज़ॉम्बीज एपिसोड में ज़ॉम्बी रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक मैट मोगक के साथ ज़ॉम्बी विशेषज्ञों में से एक के रूप में ज़ॉम्बी टीम का प्रतिनिधित्व किया। 20 व्यक्तिगत जीवन। ब्रूक्स की शादी 2003 से नाटककार मिशेल खोलोस से हुई है। उनका एक बेटा है और वे वेनिस, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 3 अक्टूबर 2020 में ब्रूक्स और उनके पिता जो बिडेन के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन करते हुए एक छोटे वीडियो में दिखाई दिए। 21 फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1983 हयाना रिफ्का का बेटा पतली परत। 1992 जनता की नज़र थॉम्पसन स्ट्रीट पर किशोर पतली परत। रोज़ने तीखे ग्राहक एपिसोड, शर्तें ऑफ एस्ट्रेंजमेंट। 1997 प्रशांत नीला मार्टी रोसेन एपिसोड, एवेंजिंग एंजल। 1999 सातवां स्वर्ग परिचारक एपिसोड, यह एक रात हुआ। मेलरोज प्लेस मैसेंजर एपिसोड, कैसे अमांडा ने अपनी लय वापस पाई। जंगली थोर्नबेरी लीड डॉग आवाज एपिसोड, पोलर ऑपोजिट्स। 22 2000 रफनेक्स, स्टारशिप ट्रूपर्स क्रॉनिकल्स लेफ्टिनेंट बर्नस्टीन आवाज एपिसोड, स्वार्म। गॉडजिला द सीरीज बिना श्रेय वाली आवाज एपिसोड, भूमिगत आंदोलन। बैटमैन बियॉन्ड हॉवर्ड ग्रूट, ड्रू आवाज 6 एपिसोड। 22 बज लाइटियर ऑफ स्टार कमांड टेक, रेंजर, पंकगुन आवाज 2 एपिसोड। 22 2001 न्याय लीग होवी आवाज एपिसोड, सीक्रेट ओरिजिन्स। 22 तो इसकी जो रिलीजिंग डेट है पार्ट 1 की बात की जाए तो वो हमें 2 जून 2013 को एक तरह से इम्प्लेस सिनेमा में देखने को मिली थी, और 21 जून 2013 को यूनाइटेड स्टेट और इंडिया में भी ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी। और बात की जाए तो इसके अगले पार्ट की तो वो 2026 तक हमें देखने को मिल सकता है। बाकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।